नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 16 जनवरी 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली खबर पेज नंबर 6 से संबंधित है, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है भारत में कोरोना वैक्सीन की वितरण व्यवस्था से और भारत में आज के दिन से ही पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वायरस को लगाए जाने के संदर्भ में, उसके संबंध में जो वैक्सीन विकसित की गई है उसको रोल आउट किए जाने के संदर्भ में प्रयासों को देखा जा रहा है। अब यह जो वैक्सीन को लगाए जाने की जो पूरी व्यवस्था है उसके संदर्भ में सरकार द्वारा ये प्रयास किया गया है कि वह भांति भांति के उपायों को लगा सके और इसके माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि पूरे देश में कोरोना वायरस के प्रतिरोध में हम कार्य कर सकें। हालांकि इस पूरे वैक्सीन आशावादिता के संदर्भ में काफ़ी सारी शंकाएं विद्यमान हैं, साथ ही साथ बहुत सारी इसमें ऐसी चुनौतियां भी विद्यमान हैं जिसके निवारण किए जाने की आवश्यकता है। तो इस पूरे आर्टिकल में इस कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित जो विविध प्रकार की चुनौतियां आदि हैं उनसे संबंधित चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया, आज से ही जनवरी 16 से पूरे देश में कोरोना वैक्सीकरण कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और इसके माध्यम से भारत सरकार विविध प्रकार की कंपनियों के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के उदाहरण के माध्यम से हम यह देख रहे हैं कि देश में कोरोना वैक्सीन के लगाए जाने के संदर्भ में प्रयासों को किया गया है। इसके तहत भारतीय दवा कंपनियों के द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय को वैक्सीन की आपूर्ति की जाएगी और इसे पूरे भारत में लागू किया जाएगा। भारत द्वारा इसके संदर्भ में कोविड शील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत कोवैक्सीन आदि को आपातकालीन स्थितियों में प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी गई है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो कोविड शील्ड जो वैक्सीन है वह एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित है, वहीं दूसरी ओर कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित वैक्सीन का उदाहरण है। हालांकि इसके संदर्भ में यह तथ्य भी जानना महत्वपूर्ण है कि इसके संदर्भ में जो क्लिनिकल ट्रायल्स आदि हैं वह वर्तमान में जारी हैं। इसके अंतिम जो आंकड़े हैं उसको अभी आना बाकी है। हालांकि पूरे 2020 के काल में जिस प्रकार से कोरोना वायरस की भयावहता देखी गई उसकी पृष्ठभूमि में इसे हम लेकर आगे बढ़े हैं और आशा ये कर रहे हैं कि इसका एक सकारात्मक प्रभाव पूरे भारत में देखा जाएगा। इसके उदाहरण हम न केवल भारत में देख रहे हैं अपितु पूरी दुनिया में हम वैक्सीन को रोल आउट किए जाने के उदाहरण देखते हैं, जिसमें यूरोप के साथ दुनिया के अन्य देशों में भी इसको लागू किया जा रहा है। इसके संदर्भ में देशों द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि हम वैक्सीन को लगाए जाने के संदर्भ में, वैक्सीन का वितरण किए जाने के संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि द्वारा जारी किए गए हैं, उनको हम ध्यान में रखें, उनको हम लागू कर सकें। हालांकि इस पूरी वैक्सीन को रोल आउट किए जाने की प्रक्रिया में बहुत सारी ऐसी संशय हैं, बहुत सारी ऐसी आशंकाएं हैं और आशंकाओं के साथ ही बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो अभी भी विद्यमान हैं। अगर हम बात करें इसके संदर्भ में चुनौतियों की, तो हमारे समक्ष बहुत सारी चुनौतियां विद्यमान हैं, जिसके तहत चूंकि भारत में पूरी जनसंख्या को कोरोना वायरस के प्रतिरोध बनाने के लिए वैक्सीन दिए जाने के संदर्भ में हम पूरी जनसंख्या को अभी वैक्सीन दे पाने की स्थिति में नहीं है। यही कारण है कि अधिकांश देशों के समान ही भारत में भी प्रायोरिटी बेसिस पर, प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करने की नीति को अपनाया गया है। इसके तहत सबसे पहले हम प्रयास कर रहे हैं कि हम स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण कर सकें और इसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण करने के बाद यदि हम इस आधार पर प्राथमिकता आधार पे बनाएं तो इसके तहत हमने
स्वास्थ्य कर्मियों के पश्चात बुजुर्गों को टीकाकरण किए जाने की प्राथमिकता को दिया है। यानी सबसे पहले हम स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण करेंगे जो कोविड-19 से संक्रमित लोगों के इलाज और शेष आबादी के टीकाकरण में जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद हम बुजुर्गों को प्राथमिकता देंगे जिनमें संक्रमण और मृत्यु दर ज़्यादा देखी जा सकती है। हालांकि इसके संदर्भ में भारत के समक्ष एक चुनौती यह भी विद्यमान है कि हम एक ऐसे जनांक चरण में हैं, हम ऐसे डेमोग्राफिक फेज में हैं जब भारत की 80% जो आबादी है उसकी आयु 50 वर्ष से कम है। तो इसी के चलते बहुत सारे जो विद्वान हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि हम इस प्रकार की रणनीति को अपनाएंगे तो आयु के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो मात्र 20% को ही हम कवर कर पाएंगे। और साथ ही साथ स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकृत किए जाने की नीति तो सही है, लेकिन हमें इसके संदर्भ में वृद्धों को टीकाकृत किए जाने के संदर्भ में कुछ और भी विचार किए जाने की आवश्यकता करनी चाहिए। इसके अलावा कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके संदर्भ में उसको किस प्रकार से भंडारित किया जाए, उसके संदर्भ में जो न्यूनतम तापमान की आवश्यकता है उसको हम किस प्रकार से विकसित करेंगे, पूरे भारत में इसको किस प्रकार से बनाए रखा जाएगा, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके तहत हम गोदामों से इसे किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटर्स वितरकों तक ले जाएंगे, वितरकों से किस प्रकार से इसे अंतिम उपभोक्ता तक ले जाया जाएगा, यह जो है एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में अभी भी हमारे समक्ष विद्यमान है। अब इसके अलावा जो दूसरी जो एक और बहुत बड़ी आप कह सकते हैं चुनौती है वो ये है कि बहुत सारे विकसित देश जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप आदि में इस वैक्सीन का जो विकास और वितरण किया गया है वह निःशुल्क वितरण किया गया है। यदि हम भारत को इसके आधार पर देखें तो भारत की वर्तमान राजकोषीय स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि हम पूरी जनसंख्या को निःशुल्क आधार पर वैक्सीन का वितरण कर सकें। यह जो है भारत के समक्ष एक बहुत बड़ी दुविधा को सामने खड़ा कर देता है कि हम क्या इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण को प्रारंभ करें और इसको सरकारी कोष से वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए अथवा नहीं। इसके अलावा यदि हमें एक बड़ी संख्या में लोगों का टीकाकरण करना है तो इस प्रकार के टीकाकरण का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा, यह भी एक बहुत बड़ा कार्य है जिसके लिए हमें आने वाले समय में लगभग 60 से 70 करोड़ लोगों को टीकाकृत करना पड़ सकता है। इसके लिए हम किस प्रकार से आवश्यक प्रशिक्षित मानव संसाधन जुटाएंगे, यह भी हमारे लिए आसान नहीं रहने वाला है। साथ ही साथ जैसे जैसे वैक्सीन दी जाती रही है उसी के अनुपात में लोगों की जो आशंकाएं हैं वैक्सीन की प्रभाविता को लेकर वह भी निरंतर रूप में विद्यमान है, क्योंकि इसके अंतिम रूप से ट्रायल पूरे नहीं हुए हैं। यही कारण है कि लोगों में वैक्सीन को लेकर विश्वास की कमी भी देखी जा रही है और विशेष रूप से वैक्सीन की प्रभाविता को और बेहतर किए जाने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि लोगों में जो व्याप्त आशंकाएं हैं उनको दूर करने के लिए निश्चित रूप से कार्य किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठ जाता है कि हमें इन आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार की कोविड-19 वैक्सीन के संदर्भ में नीति को अपनाए जाने की आवश्यकता है। तो इसके तहत हम बहुत सारे सुझाव दे सकते हैं, जैसे कि यदि हमारा लक्ष्य अधिकांश लोगों को कोविड-19 के प्रति प्रतिरोधी बनाना है और प्रतिरोधी बनाए जाने के आधार पर भारत में एक प्रकार की हर्ड इम्यूनिटी का विकास करना है, तो इसके लिए बेहद आवश्यक है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले जो एंटीबॉडी हैं यदि लोगों में पहले से ही उस बीमारी के संक्रमण के दौरान विकसित हो गए हैं तो ऐसे कोविड-19 एंटीबॉडी युक्त लोगों की जांच की जानी चाहिए और इसके आधार पर हम प्राथमिकता देने के लिए बगैर एंटीबॉडी वाले लोगों को टीकाकरण में प्राथमिकता दे सकते हैं। इसके लिए हम सरकार द्वारा विकसित किए गए जो ई-विन प्रणाली है जिसके माध्यम से वैक्सीन के वितरण की इलेक्ट्रॉनिक आधार पर आप कह सकते हैं वैक्सीन के वितरण की इलेक्ट्रॉनिक आधार पर
सुनिश्चितता की जाती है, उसके वितरण के संदर्भ में निश्चितता की जाती है, उस ई-विन नेटवर्क प्रणाली को बढ़ावा दे सकते हैं जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया गया है। इसको हम और पारदर्शी, उत्तरदायी बनाने के लिए कार्य करें। साथ ही साथ हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि यदि हम 60 से 70 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना चाहते हैं तो इसके लिए न केवल स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण किया जाए, साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर इसके तहत मेडिकल छात्रों, इसके अलावा जो फार्मासिस्ट आदि होते हैं उनको भी जो है शीघ्रता और विश्वसनीयता के साथ टीके लगाए जाने के संदर्भ में प्रशिक्षित किया जा सकता है। अब यदि बात आती है वैक्सीन के वितरण की, इसके संदर्भ में वित्त पोषण की, तो बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि वैक्सीन को लगाए जाने के संदर्भ में, वैक्सीन को वितरित किए जाने के संदर्भ में एक प्रकार की हाइब्रिड प्रकार की वित्त पोषण की नीति को अपनाया जाना चाहिए, जिसके तहत जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं उनको निश्चित रूप से सरकारी सहायता दी जानी चाहिए और कोशिश ये की जानी चाहिए कि उनको निःशुल्क वैक्सीन की उपलब्धता हो सके। हालांकि जो आर्थिक रूप से समर्थ वर्ग है, जो आर्थिक रूप से सक्षम लोग हैं, उनको आगे चलकर यह अनुमति दी जा सकती है कि वह बाजार से वैक्सीन को खरीद सकें। साथ ही साथ लोगों में वैक्सीन की प्रभाविता को लेकर जो आशंकाएं व्याप्त हैं, उन आशंकाओं को दूर किए जाने के दृष्टिकोण से हमें एक बेहतर संचार रणनीति को स्थापित करना होगा और इसके तहत कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम एक ऐसी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को बना सकें जिसके माध्यम से कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े हुए मिथकों को हम समय रहते हुए दूर कर सकें। इसके तहत जो सूचना का प्रसारण हो वो विज्ञान आधारित हो, तथ्यों पर आधारित हो। यह जो संचार किया जाना चाहिए सूचना का, वह नियमितता के आधार पर हो। इसके तहत सूचना तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए जो सेलिब्रिटीज़ आदि हैं या फिर समुदाय के सम्मानित नेता आदि हैं उनका उपयोग किया जाना चाहिए और साथ ही साथ कोशिश ये की जानी चाहिए कि वैक्सीन को लेकर जो भ्रम फैले हुए हैं, जो समय समय पर अफवाहें सामने आती हैं, उसको हम रोकने के लिए कार्य कर सकें। और इसके माध्यम से कोशिश हमें ये करनी होगी कि वैक्सीन के ट्रायल के संदर्भ में जो समय समय पर डेटा जो सार्वजनिक किया जाता है उसको हम पीयर आधार पर रिव्यू कर सकें। पीयर रिव्यू उसके संदर्भ में होना चाहिए और पीयर रिव्यू के साथ ही डेटा को सार्वजनिक करते हुए वैज्ञानिकता के आधार पर हम इसकी सुनिश्चितता कर सकें और कोशिश ये कर सकें कि यदि इसके संदर्भ में किसी प्रकार के खतरे हैं तो उनको सार्वजनिक आधार पर दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके तहत हमें निरंतरता के आधार पर वैज्ञानिक ज्ञान को जो है स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक ज्ञान इस प्रकार के ज्ञान को दर्शाता है जिसमें हम किसी भी तथ्य के संदर्भ में अंतिम रूप से पूर्ण सत्यता के आधार पर उसको नहीं मानते, अपितु हम लगातार किसी भी तथ्य को लगातार प्रश्नगत करते रहते हैं, लगातार उसको जांचते रहते हैं और यदि हम वैक्सीन ट्रायल के संदर्भ में भी इस प्रश्न किए जाने की प्रथा को जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से वैक्सीन के संदर्भ में लोगों में जो आशंकाएं हैं वह दूर की जा सकेंगी और इन सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो भारत को निश्चित तौर पे आने वाले समय में हर्ड इम्यूनिटी बनाए जाने की दिशा में काम करना होगा और इसको सुनिश्चित करने के लिए यह बेहद आवश्यक हो जाता है कि इससे संबंधित जो चुनौतियां हैं, इससे संबंधित जो आशंकाएं हैं, उसको दूर करने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और हमारे आर्टिकल की जो पेज नंबर 6 पर दिया गया है। इसके अलावा आज पेज नंबर 6 पर ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले से संबंधित एक और हमारा आर्टिकल आया है पेज नंबर 6 पर, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से यह जो आर्टिकल्स हैं जिनकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो संबंधित हैं एक और तो काफ़ी लंबे समय से चर्चा में रहे लव जिहाद की कंट्रोवर्सी पर। लव जिहाद की कंट्रोवर्सी पर पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों द्वारा जबरन धर्मांतरण को रोके जाने के संदर्भ में अध्यादेशों को जारी किया गया है। इसी के संदर्भ में पिछले काफ़ी समय से भारत सरकार द्वारा 1950 के दशक में बनाया गया विशेष विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट भी चर्चा में आ गया है।
अब इस स्पेशल मैरिज एक्ट के माध्यम से कोशिशें की जाती रही थी कि अंतर धार्मिक विवाहों के संदर्भ में यदि कोई जोड़ा आपस में विवाह करना चाहता है और वे अपने धर्म को बदलना नहीं चाहते हैं तो उनको विवाह की अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम को बनाया गया। लेकिन समय के साथ विशेष विवाह अधिनियम के संदर्भ में बहुत सारी सीमाएं देखी गईं जिसकी समय समय पर आलोचना की जाती रही है। अब इसी के संदर्भ में अभी कुछ ही समय पहले एक डेवलपमेंट यह देखा गया जिसमें स्पेशल मैरिज एक्ट के कुछ प्रावधानों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया। इसी के संदर्भ में आज द हिंदू में एडिटोरियल भी आया है। इसको आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और इसके तहत विशेष रूप से भारत में किस प्रकार से धार्मिक सहिष्णुता को स्थापित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के मन में यदि बहुसंख्यकों को लेकर किसी प्रकार की आशंकाएं विद्यमान हैं तो उसको किस प्रकार से दूर किया जाना चाहिए। और इसके तहत बहुत सारे जो हमारे बड़े बड़े नेता रहे हैं जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर या फिर सरदार पटेल आदि, उनके द्वारा भी अल्पसंख्यकों के मन में आशंकाओं को दूर किए जाने के संदर्भ में काफ़ी सारी बातें कही जाती रही हैं जिसको हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा विशेष विवाह अधिनियम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह से 30 दिन पहले जो उसमें नोटिस जारी किए जाने का जो प्रावधान बनाया गया है उसको अब वैकल्पिक बना दिया गया था। तो पूरा मामला हम इसमें देख लेते हैं। विशेष विवाह अधिनियम बनाया गया था 1954 में 1954 में और इसके माध्यम से भारत में अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाहों को पंजीकृत किए जाने और उनको मान्यता प्रदान करने से संबंधित यह एक कानून है जिसके माध्यम से दो अलग अलग धर्मों के लोग या दो अलग अलग जातियों के लोग पंजीकरण के माध्यम से विवाह कर सकते हैं। यह एक प्रकार की आप कह सकते हैं अनुबंध के आधार पर की जाने वाली विवाह की पद्धति है जिसमें दो नागरिक अनुबंध के माध्यम से अपनी शादी विधि पूर्वक कर सकते हैं। इसमें दोनों पक्षों द्वारा किसी प्रकार के धार्मिक औपचारिकता को निर्वहित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल साइन करने के माध्यम से एक औपचारिक दस्तावेज के माध्यम से विवाह कर सकते हैं। इसके तहत बहुत सारे प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया है जैसे कि धारा 4 के अनुसार विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4 यह कहती है कि दो पक्षों के लिए विवाह करने के लिए आवश्यक है कि पहले से ही वह विवाह में नहीं होने चाहिए, दोनों पक्षों में किसी का भी जीवन साथी नहीं हो, दोनों पक्ष जो हैं वो वयस्क होने चाहिए और इस स्थिति में होने चाहिए कि वह स्वतंत्र रूप से अपने फैसले लेने में सक्षम हो। दोनों पक्षों के तहत यानी जो दोनों पक्ष विवाह करने चाह रहे हैं वो कानून के तहत विवाह करने के लिए उनको सहमति प्रदान की गई हो, यानी वो किसी प्रकार के निषिद्ध संबंध के आधार पर बंधे ना हो, यानी वो भाई बहन जैसे क्लोज रिलेशन में नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ इसके तहत पुरुष की जो आयु है वह कम से कम 21 वर्ष और महिला की जो आयु है वह कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। इसके अलावा इस अधिनियम की धारा 5 और 6 के अनुसार विवाह करने के जो इच्छुक पक्ष हैं उनके लिए यह प्रावधान बनाया गया था कि वह पिछले 30 दिनों से जिस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं वहां के संबंधित विवाह अधिकारी को वह अपना विवाह संबंधी नोटिस देंगे। उसके बाद विवाह अधिकारी अपने कार्यालय में उस विवाह की सूचना को प्रकाशित करते हैं। इस नोटिस के संदर्भ में यदि अगले 30 दिनों में किसी व्यक्ति को इस विवाह से कोई आपत्ति होती है तो वह इसके विरुद्ध सूचना दर्ज करा सकते हैं और यदि यह आपत्ति सही मानी जाती है तो विवाह अधिकारी विवाह के लिए अनुमति देने से मना भी कर सकते हैं। अब यही जो 5 और 6 की जो धारा है उसके तहत जो 30 दिन का नोटिस दिए जाने का जो प्रावधान है उसको अब वैकल्पिक बना दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई ऐसे पाथ ब्रेकिंग प्रकार के निर्णय लिए गए हैं जो भारत में निजता को बढ़ावा दिए जाने के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है।
तो उच्च न्यायालय का निर्णय क्या है? हाईकोर्ट का ये कहना है कि यदि हम विवाह से संबंधित नोटिस को अनिवार्य रूप से इसको बनाएंगे, यदि विवाह संबंधी नोटिस का अनिवार्य प्रकाशन का प्रावधान बनाए रखा जाएगा, तो यह दोनों पक्षों की स्वतंत्रता और उनकी गोपनीयता से संबंधित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके तहत विवाह में शामिल दोनों पक्षों को राज्य और दूसरे लोगों के हस्तक्षेप के बिना विवाह के संबंध में अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार है। इसके तहत हाई कोर्ट के द्वारा जो दूसरे धर्मों में किए जाने वाले जो विवाह हैं, व्यक्तिगत कानूनों आदि के माध्यम से, जैसे कि हिंदुओं द्वारा किए जाने वाले विवाह, मुस्लिमों द्वारा किए जाने वाले विवाह या सिखों या ईसाइयों द्वारा किए जाने वाले विवाह, हाईकोर्ट का इसके संदर्भ में कहना है कि जब बात आती है पर्सनल लॉज के तहत या फिर व्यक्तिगत कानूनों के तहत किए जाने वाले विवाह की, तो इस प्रकार के विवाह में किसी भी प्रकार का नोटिस जारी करने या फिर आपत्ति दर्ज कराने की ज़रूरत नहीं रह जाती। और यदि हम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किए जाने वाले विवाहों में इस तरीके का प्रावधान रखेंगे तो निश्चित रूप से यह एक प्रकार का आप कह सकते हैं भेदभाव होगा, और भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में इस प्रकार के भेदभाव की कोई आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि न्यायालय के द्वारा अब विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 और 6 के तहत वैवाहिक नोटिस को प्रकाशित करने की जो व्यवस्था है, अब उसको वैकल्पिक बना दिया गया है, जिसके तहत विवाह के अधिकारी को अब यह निर्देश दिया गया है कि यदि दोनों पक्ष लिखित रूप में नोटिस के प्रकाशन के लिए अनुरोध नहीं करते तो विवाह अधिकारी इस प्रकार के नोटिस को प्रकाशित नहीं करेंगे और विवाह को लेकर आपत्तियां दर्ज नहीं करेंगे। हालांकि यदि अधिकारी को कोई संदेह आदि है तो वह तथ्यों के आधार पर उपयुक्त विवरण या प्रमाण की मांग कर सकते हैं, लेकिन यह जो वैकल्पिक बनाने की जो व्यवस्था है वो काफी महत्वपूर्ण है। अब इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले दिए गए निर्णय काफी महत्वपूर्ण हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण रहे। इसके संदर्भ में 2017 में आधार के संबंध में दिया गया मामला महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। इसके संदर्भ में 2018 का हादिया के विवाह का मामला भी महत्वपूर्ण है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने साथी चुनने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना। इसके अतिरिक्त 2018 का नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघवाद भी महत्वपूर्ण है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को आईपीसी की धारा 377 से अलग करते हुए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से ही बाहर कर दिया और इसके माध्यम से ही चयन की स्वतंत्रता निजता पर बल दिया गया। अब ये सभी जो फैसले हैं यह वर्तमान हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का एक महत्वपूर्ण आधार बन सके हैं। इसके तहत अब यह आशा की जा रही है कि कई बार जो विशेष विवाह अधिनियम के कमियां के चलते या फिर इसको नोटिस को प्रकाशित किए जाने की अनिवार्यता के चलते जो लोग धर्म बदलकर विवाह करते थे, ऐसे मामलों में कमी आएगी। इसके तहत जो विशेष विवाह अधिनियम के तहत होने वाली जो विवाह संबंधी देरी थी वह भी कम हो सकती है, जिसके चलते अब जोड़े धर्म परिवर्तन करके विवाह करने को मजबूर नहीं होंगे। साथ ही साथ यदि हम विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को सरल बनाएंगे, उसके प्रावधानों को हम तार्किक बनाने के लिए प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से इससे भारत में अंतरधार्मिक और अंतरजातीय विवाहों में जो बाधाएं आती हैं उनको हम समाप्त कर सकेंगे और इससे वास्तविक आधार पर भारत में पंथ निरपेक्षता और समतावाद के आदर्शों को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इसके संदर्भ में बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्होंने ये आशंका जाहिर की है कि यदि हम नोटिस जारी करने के प्रावधानों को समाप्त कर देंगे तो इससे धोखाधड़ी के मामले बढ़ सकते हैं, जिसमें जो पक्ष विवाह करने जा रहे हैं उसके संदर्भ में समस्याएं हो सकती हैं। विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के प्रति जो इसके संदर्भ में व्यापक मामला है उसको हमें ध्यान में रखे जाने की जरूरत है, क्योंकि भारत में लगातार ये देखा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के प्रति धार्मिक असहिष्णुता के बढ़ने के उदाहरण देखे गए हैं। इसके संदर्भ में हमें कार्य करने की आवश्यकता है और विशेष रूप से इसके तहत जो भारत के विविध महान नेता हुए हैं उनके हमें वक्तव्यों को ध्यान में रखने की जरूरत
होगी। इसके संदर्भ में दो महत्वपूर्ण नेताओं के वक्तव्य आपको याद रखने चाहिए। इसका प्रयोग आप मुख्य रूप से अपने निबंध आदि में भी कर सकते हैं, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को भारत के भविष्य के संदर्भ में इन शब्दों के साथ अपने बात को रखा था, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों ने अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले संरक्षण के खिलाफ अगर एक प्रकार की कट्टरता को विकसित कर लिया है, तो इसके संदर्भ में आपको दो बातें याद रखनी होंगी। पहली बात तो ये कि अल्पसंख्यक एक ऐसी विस्फोटक शक्ति हो सकते हैं जो अगर असंतोष के साथ देश में व्याप्त हो जाएं तो वह पूरे राज्य के ताने बाने को खत्म कर सकते हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि यदि भारत में अल्पसंख्यक अपने अस्तित्व के संदर्भ में बहुमत के साथ रहने के लिए सहमत हैं, तो यह बहुसंख्यकों का कर्तव्य बन जाता है कि वह अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी प्रकार का बर्ताव ना करें। यानी यदि हम बात जब करते हैं सहिष्णुता की, तो आपको सहिष्णुता के संदर्भ में यह सबसे महत्वपूर्ण रूप से बात ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है कि जब बात आती है अल्पसंख्यकों के प्रति बेहतर बर्ताव किए जाने के संदर्भ में, तो इसमें डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है बहुसंख्यकों की। अब इसी के संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी अपने वक्तव्य को प्रस्तुत किया है, क्योंकि वह संविधान सभा में अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। 25 मई 1949 को उन्होंने यह जो समिति है अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति, इसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उन्होंने अपने भाषण में भी कुछ बातें कहीं, जिसके तहत उनका ये कहना था कि यह हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम अल्पसंख्यकों को एक विशेष स्थिति में लाएं। यदि वे वास्तव में ईमानदारी से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस देश की बदली हुई परिस्थितियों में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की वास्तविक नींव रखना सबके हित में है, तो अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर है कि वह अच्छे लोगों पर भरोसा करें, समझदारी में भरोसा करें, वह बहुमत की निष्पक्षता में भरोसा करें और इसके संदर्भ में वह विश्वास को रखें। साथ ही साथ बहुसंख्यकों के संदर्भ में उनका कहना था कि बहुसंख्यक भी ये सोचें कि जब अल्पसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के समान व्यवहार किया जाता है तो वह किस प्रकार का महसूस करते होंगे, और यदि इसी प्रकार का व्यवहार बहुसंख्यकों के साथ हो तो वह किस प्रकार महसूस करेंगे। अब यदि हम इस तरीके के बर्तावों को ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से भारत में होने वाले अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जो अत्याचार आदि की घटनाएं हैं उनमें हम कमी ला सकते हैं। मुख्य रूप से सरदार पटेल का इसके संदर्भ में मानना था कि हमें लॉन्ग टर्म में यानी लंबे समय में यह भूल जाना होगा कि इस देश में बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक जैसी चीज है। हमें केवल और केवल एक बात ध्यान में रखनी होगी कि भारत में केवल एक ही समुदाय विद्यमान है और वह है कि सब के सब भारतीय हैं। तो जब हम बात करते हैं लव जिहाद जैसे बातों की या फिर जब हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों के विरुद्ध होने वाली असहिष्णुता की, तो इसके संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल के यह जो वक्तव्य हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल की जो हमारा दिया गया है पेज नंबर 14 पर, और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। मुख्य रूप से आप इसको जीएस पेपर 2 में आईआर से भी जोड़ सकते हैं, जिसके तहत भारत चीन संबंधों के संदर्भ में मुख्य रूप से व्यापार संबंधों के संदर्भ में इसके जो आंकड़े की हम जो चर्चा करेंगे उसको आप कोट कर सकते हैं अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि भारत और चीन के मध्य जो व्यापार होता है उसके संदर्भ में नवीन आंकड़ों को जारी किया गया है, और आंकड़ों के हिसाब से 2020 में 2017 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन के साथ भारत का जो व्यापार है वो सबसे न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया है। साथ ही साथ अगर पिछले 5 सालों में तुलना करें तो भारत और चीन के मध्य जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा है, उसमें भी कमी आई है। 2020 में दोनों के मध्य जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें लगभग
6% की गिरावट आई है। और यदि हम कुल आंकड़ों की बात करें तो दोनों के मध्य कुल व्यापार 2020 में लगभग 87.6 बिलियन डॉलर का रहा है। अब यह जो आंकड़े हैं वह चीन के द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। इनका ये कहना है कि भारत द्वारा चीन से किए जाने वाले आयात में भी लगभग 10.8% की कमी आई है और यह जो आयात है वो वर्तमान में लगभग 66.7 बिलियन डॉलर का है। इसके संदर्भ में अगर हम पिछले सालों से तुलना करें तो यह जो आयात है यह 2016 की तुलना में या 2016 के बाद के सालों में सबसे कम होने वाला आयात है। अगर हम इसी के साथ साथ निर्यात की बात करें तो भारत द्वारा चीन को किए जाने वाले निर्यात में हालांकि 16% की वृद्धि हुई है, जो काफी सकारात्मक कहा जा सकता है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि यह 20 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है। कुल अगर आप कहें तो यह है 20.6 बिलियन डॉलर। अगर हम बात करें दोनों देशों के मध्य आयात और निर्यात के बीच अंतर की, जो व्यापार घाटा कहलाता है, तो इसके संदर्भ में भारत को व्यापार घाटा है लगभग 45.8 मिलियन डॉलर का, जिसके तहत मुख्य द्वारा भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और उपकरण मंगाता है, जिनका 2019 में कुल मूल्य था लगभग 20 बिलियन डॉलर। इसके अलावा भारत चीन से कुछ केमिकल्स मंगवाता है जो लगभग 8 बिलियन डॉलर के हैं। इसके अलावा भारत द्वारा बड़ी संख्या में खाद फर्टिलाइजर भी चीन से मंगाई जाती है। अगर हम बात करें भारत से चीन को किए जाने वाले निर्यात की, तो इसके संदर्भ में लौह अयस्क का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा भारत कुछ रसायन भी भेजता है, कपास भेजता है, और जो अनपॉलिश्ड प्रकार के बिना पॉलिश किए हुए हीरे होते हैं वो भी भारत से चीन को भेजे जाते हैं। अब इसके संदर्भ में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोरोना वायरस के पश्चात चीन द्वारा लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को वृद्धि दिए जाने के दृष्टिकोण से इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना में निवेश किया जा रहा है। यही कारण है कि लगातार जो है चीन में लौह अयस्क या फिर स्टील की मांग बढ़ रही है, जिसकी पूर्ति भारत आदि देशों से की जाती है। अब इसके संदर्भ में यदि हम पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों के संदर्भ में 2020 की बात करें तो विद्वानों का ये कहना है कि 2020 का जो साल है वह चीन और भारत आयात निर्यात के संदर्भ में एक विशिष्ट वर्ग है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस का जो प्रभाव है वह 2020 में सबसे ज़्यादा देखा गया। तो हम इस आधार पे निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि 2020 में जिस तरीके के ट्रेंड्स की हम बात कर रहे हैं वो आने वाले साल में भी जारी रहेगा। इसके तहत हमें चीन पर भी कोरोना वायरस के पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखना होगा, जिसके तहत भारत के समान ही चीन की जो जीडीपी है उसमें भी जो है पहली तिमाही में कमी देखी गई। हालांकि भारत की तुलना में चीन की जीडीपी में होने वाली कमी काफ़ी कम थी, जो 6.8% की ही रही। लेकिन उसके बाद चीन ने अपनी स्थिति को बहुत अच्छे ढंग से संभाला है, जिसके बाद दूसरी और तीसरी तिमाही में भारत के विपरीत चीन की जीडीपी में आप कह सकते हैं सकारात्मक बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें दूसरी तिमाही में पॉजिटिव ग्रोथ हुई 3.2, तीसरी तिमाही में पॉजिटिव ग्रोथ हुई 4.9%। और यदि हम दूसरे देशों से तुलना करें तो निश्चित रूप से लॉकडाउन को लगाए जाने के पश्चात चीन द्वारा बेहतर प्रगति की गई है। यह जो बेहतर प्रगति है वो ना केवल भारत के साथ किए जाने वाले व्यापार के संदर्भ में देखी जा सकती है, वहीं दूसरी ओर भारत जो दूसरे ट्रेड ब्लॉक्स हैं उनके साथ जिस प्रकार का व्यापार करता है उसके संदर्भ में भी आप इसको देख सकते हैं, जिसके तहत दोनों देशों द्वारा विशेष रूप से अगर हम बात करें इसमें विविध प्रकार के ट्रेड ब्लॉक्स की, जिसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है आसियान और यूरोपीय देशों का संगठन है ईयू, इन दोनों के साथ जो है चीन के व्यापार में काफ़ी बढ़िया आप कह सकते हैं बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें आसियान क्षेत्र से जो चीन ने व्यापार किया है वो लगभग 684 बिलियन डॉलर यानी लगभग 700 बिलियन डॉलर का है, जो पिछले साल की तुलना में 6.7% अधिक है। वहीं दूसरी ओर यूरोपीय देशों के संगठन से जो चीन ने व्यापार किया है वो भी लगभग आप कह सकते हैं कि 650 बिलियन डॉलर का है और इसमें भी लगभग 7% की वृद्धि हुई है।
अमेरिका के साथ चीन के जो संबंध हैं वो लगातार चर्चा में रहते हैं, जिसके साथ दोनों के मध्य तनातनी देखी गई है, विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप के शासन में आने के बाद। बावजूद इसके 2020 के काल में अमेरिका से तनाव होने के बावजूद दोनों के पक्ष का जो व्यापार है, जो बायलैटरल ट्रेड है, उसमें 8.3% की बढ़ोतरी देखी गई है और यह कुल व्यापार जो है लगभग $600 बिलियन का है। इसके संदर्भ में चीन ने जो अमेरिका को निर्यात किए हैं उसमें भी लगभग 8% की वृद्धि हुई है और ये लगभग $450 बिलियन तक है। और इसके संदर्भ में आपको याद रखना होगा कि अमेरिका से किए जाने वाले व्यापार के संदर्भ में भी जो लाभ है, ट्रेड सरप्लस जो है, वह चीन के पक्ष में है, जो लगभग $317 बिलियन तक का है। तो निश्चित रूप से ये जो आंकड़े आए हैं वह भारत को सीख देते हैं कि किस प्रकार से पोस्ट लॉकडाउन काल में हमें कार्य करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से व्यापार के फ्रंट पर हमें विविध क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति को बनाए जाने की आवश्यकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसके संदर्भ में जो हमें ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल की जो दिया गया है आज हमारा पेज नंबर 14 पर, और यह संबंधित है जीएस पेपर 3 में डिफेंस से। तो खबर क्या है? खबर यह है कि भारतीय सेना द्वारा लगभग $20 बिलियन की एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, एक डील किया गया है एक कंपनी के साथ जिसका नाम है आइडिया फोर्ज। और ये किस लिए हुआ है? तो यह हुआ है एक विशेष प्रकार के यूएवी यानी मानव रहित विमानों के लिए, जिसका नाम है स्विच यूएवी। तो संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि भारतीय सेना द्वारा आइडिया फोर्ज कंपनी के साथ $20 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इसके माध्यम से आइडिया फोर्ज जो कंपनी है वो भारतीय सेना को यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रदान करेगी। अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी, जिसे ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक प्रकार के मानव रहित हवाई वाहन होते हैं जो हवाई प्रणाली या विमान हैं जो मानव के द्वारा ऑपरेट किए जा सकते हैं दूर से, या फिर इन यूएवीज में कंप्यूटर लगे होते हैं जिसके माध्यम से यह स्वायत्त रूप से भी संचालित हो सकते हैं। अब इसके संदर्भ में जो आइडिया फोर्ज कंपनी है उसने जो यूएवी बनाया है उसका नाम है स्विच यूएवी, जिसके माध्यम से यह जो प्रयोग किया जाता है यह मुख्य रूप से किया जाता है उच्च तुंगता के स्थान पे, हाई एल्टीट्यूड रीजन्स पे, जैसे कि लद्दाख आदि क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र आदि में, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस में इसको प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड आदि हो ऐसे क्षेत्रों में। और विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है सर्विलांस के लिए। सर्विलांस मतलब किसी क्षेत्र की निगरानी किए जाने के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाना संभव है। अब यह जो स्विच यूएवी है इसको स्वदेशी आधार पर विकसित किया गया है। यह एक स्वदेशी सिस्टम के आधार पर निर्मित एक यूएवी है जिसके माध्यम से भारतीय सेनाएं अपनी सर्विलांस संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगी काफ़ी बेहतर ढंग से। और चीन से जिस तरीके से 2020 के काल में हमारा विवाद देखा गया उसके संदर्भ में जो ये यूएवी की जो डील हुई है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम बात करें स्विच यूएवी के अन्य विशेषताओं के बारे में, तो यूएवी होने के चलते यह सुदूर संचालित है, यानी दूर से ही ऑपरेट किया जा सकता है। यह पोर्टेबल है, इसे आसानी से कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। इसका वजन मात्र 6.5 kg का है। साथ ही साथ यह ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर को उड़ान बढ़ सकता है लगभग 2 घंटे तक। साथ ही साथ पारंपरिक रूप से भी, जैसे कि यूं करके भी उड़ान कर पाने में सक्षम है। इसकी अधिकतम जो परिचालन ऊंचाई है वो 1000 मीटर तक ही जा सकता है और इसमें हवा का प्रतिरोध भी झेलने की क्षमता है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यानी इसके संदर्भ में भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से इसमें विकास कर रहा है। चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सुलावेशी द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में है? इंडोनेशिया, मालदीव, मलेशिया, फिलीपींस। तो इसका उत्तर है इंडोनेशिया। सुलावेशी द्वीप कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में अवस्थित है। अब ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि अभी हाल में ही सुलावेशी आइलैंड जो भी इंडोनेशिया में है वहाँ पे एक पावरफुल अर्थक्वेक देखा गया है, भूकंप देखा गया है, जिसमें 42 लोगों की मृत्यु हो गई है।
अगर मैप में देखें तो ये रहा हमारा इंडोनेशिया और यह जो बगल में इसके आइलैंड है उसका नाम है सुलावेसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही सुमेलित युग्मों की पहचान करें। प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति GV मावलंकर। केवल एक और दो, केवल दो, केवल तीन के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके संदर्भ में पहला और दूसरा कथन तो सही है, तीसरा जो है वो गलत है, क्योंकि संचालन समिति जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टीयरिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा केवल एक और दो, ए जो है हमारा आंसर होगा। तो इसके संदर्भ में जो पेज नंबर 6 पे आज हमने जो चर्चा की, जिसमें हमने बताया कि सरदार पटेल अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे, उसके संदर्भ में प्रारंभिक परीक्षा में भी संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा को गठित किए जाने के बाद भारतीय संविधान का निर्माण किए जाने के संदर्भ में जो समितियां गठित की गई उन पर लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अब इसके संदर्भ में अगर हम कुछ महत्वपूर्ण समितियों की चर्चा करें जिनके अध्यक्ष की हम चर्चा करेंगे, तो इसमें राष्ट्रीय ध्वज पर जो तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के कार्य पर समिति के अध्यक्ष GV मावलंकर थे। इसके अलावा अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया के नियमों पर समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। केंद्रीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू और यूनियन पावर्स यानी केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा प्रारूप समिति जिसकी जो भूमिका है भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके अलावा इसके अन्य सदस्य थे N गोपालास्वामी अयंगार, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, BN मित्तल, जो माधव राव द्वारा स्वास्थ्य मुद्दों पर अपने इस्तीफे के बाद प्रतिस्थापित किए गए, और साथ ही साथ डॉक्टर DP खेतान भी इसके सदस्य थे, जिनकी 1948 में जब निधन हो गया तो इनको प्रतिस्थापित किया गया TT कृष्णामाचारी द्वारा। तो प्रारंभिक परीक्षा में इससे संबंधित लगातार प्रश्न आते रहे हैं, इसके संदर्भ में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये फैक्ट्स। इसको आप अंग्रेजी में भी देख सकते हैं, जिसमें यूनियन पावर्स यानी संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर। इसके अलावा समिति बनाई गई थी, एडवाइजरी समिति बनाई गई थी, सलाहकारी समिति बनाई गई थी फंडामेंटल राइट्स पे, मूल अधिकारों पे, अल्पसंख्यकों के मसले पे, और जनजातीय और जो बाह्य क्षेत्र हैं, बहिर्गमनी क्षेत्र हैं, मुश्किल क्षेत्र हैं, उनके लिए भी समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। अब ये जो समिति है इसकी कई सारी उप समितियां भी थीं जिसपे प्रश्न आता रहा है, जिसमें मौलिक अधिकारों पे उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी, पूर्वोत्तर के जो फ्रंटियर के ट्राइबल एरियाज हैं, असम के जो बहिर्गामी क्षेत्र हैं, उनकी उप समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलोई। इसके अलावा जो बहिष्कृत क्षेत्र थे, जो आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र थे असम को छोड़कर, उसकी सब कमेटी, उसकी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो AV ठक्कर उसके अध्यक्ष थे। यह जो है काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रक्रिया के नियम बनाने की समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों से वार्ता करने की समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और स्टीयरिंग समिति यानी संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत संसद कानून द्वारा किसी राज्य में दूसरा सदन विधान परिषद बना सकती है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या किसी भी मामले में 40 से कम नहीं होना चाहिए।
तो ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, कि ना तो एक ना ही दो। तो इसके संदर्भ में दोनों के दोनों जो कथन है वो सही हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा एक और दो दोनों, सी जो है हमारा आंसर होगा। तो आज पेज नंबर 10 में इसके संबंधित खबर आई है, जिसमें प्रधानमंत्री के एक भरोसेमंद जो अधिकारी रहे हैं जिनका नाम है AK शर्मा, उनको नॉमिनेट किया गया है एज अ MLC उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में, और हो सकता है कि इनको मंत्री भी बनाया जाए। तो एक विधान परिषद कैसे बनती है? तो संविधान का अनुच्छेद 169 ये कहता है कि संसद कानून द्वारा किसी राज्य में दूसरा सदन या विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। वह उसको समाप्त भी कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत के माध्यम से इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है। यदि हम बात करें उसकी शक्ति के बारे में या फिर उसकी सदस्य संख्या के बारे में, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 खंड 1 ये कहता है कि किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की जो कुल संख्या होगी वो उस राज्य की विधानसभा में जो सदस्यों की कुल संख्या है उससे 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और कुल सदस्यों की जो संख्या है वो किसी राज्य की विधान परिषद में किसी भी मामले में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। यही हमने बात की थी अभी क्वेश्चंस में। अब इसके सदस्यों का चुनाव जो है वह अलग अलग माध्यम से किया जाता है, जिसमें 1/3 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। 1/3 सदस्यों का चुनाव राज्य में नगर पालिका, जिला बोर्ड और दूसरे स्थानीय अधिकारियों के सदस्यों के एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। 1/12 सदस्यों का चुनाव जो मतदाता शिक्षक होते हैं उनसे किया जाता है, और जो शेष 1/12 हैं उनका चुनाव पंजीकृत स्नातकों द्वारा होता है। इसके अलावा जो बाकी बचते हैं उनको राज्यपाल के द्वारा उन लोगों में से नामित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा में खुद को प्रतिष्ठित किया है। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घ उपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न फुटप्रिंट को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? ताम्र कॉपर स्लैग, कोल्ड मिक्स डामर तकनीक, कोल्ड मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी, जियो टेक्सटाइल्स, हॉट मिक्स डामर तकनीक, हॉट मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी की पोर्टलैंड सीमेंट। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 4 और 5, कि केवल 1 और 5। तो जियो टेक्सटाइल क्या होता है? ये एक प्रकार की कपड़े का एक प्रकार है। ये पारगम्य कपड़े होते हैं जो मिट्टी के साथ मिलकर उपयोग किए जाने पर अलग फिल्टर, सुदृढ़ीकरण, रक्षा या ड्रेनेज की क्षमता रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे जब बाढ़ आने वाली होती है तो तटबंध बनाए जाने के दृष्टिकोण से जिस प्रकार के बैग जो यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आप कहते हैं जूट आदि के जो बैग यूज़ किए जाते हैं या फिर दूसरे जो माध्यमों से जो बैग यूज़ किए जाते हैं, उन्हें जियो टेक्सटाइल के उदाहरण में आप रख सकते हैं। साथ ही साथ इसके तहत वर्तमान में देखा जा रहा है कि इसका सततता को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है स्थान है, जो आमतौर पर पॉली प्रोपाइलीन या पॉलिस्टर के बने होते हैं। ठीक है, जो मुख्य रूप से 3 मूल कपड़ों में आते हैं। बुने हुए बैग हो सकते हैं, सुई के पंच्ड बैग हो सकते हैं, धुसे हुए बैग हो सकते हैं, या फिर गर्मी से गर्माहट से इनको आपस में जोड़ दिया जाता है, वो भी बैग होते हैं। और सरकार ने 2020 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के संदर्भ में कॉयर, जो एक प्राकृतिक फाइबर होता है, उस पर आधारित जियो टेक्सटाइल के उपयोग की अनुमति दे रखी है। इसके अलावा जो हॉट मिक्स डामर तकनीक होती है उसके तहत डामर यानी एसफॉल्ट को पत्थर, रेत, बजरी के ऊपर गर्म करके डालते हैं और फिर सड़क की सतह को कॉम्पैक्ट यानी समतल करने के लिए उस पर भारी रोलर चलाया जाता है। जब इसको हम हीट करते हैं तो कई सारी गैसें उत्सर्जित होती हैं जो कार्बन फुटप्रिंट या फिर आप कह सकते हैं कार्बन प्रदूषण को कम करने में मदद नहीं करता है, अपितु इसको बढ़ाता ही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कॉपर स्लैग की, तो यह एक उप उत्पाद है जो तांबे को गलाने और उसको परिष्कृत करने के दौरान प्राप्त होता है। यह गैर खतरनाक, गैर विषैला प्रकार का पदार्थ है और विविध प्रकार के शोध जैसे कि स्प्रिंगर जनरल और स्टरलाइट कॉपर कंपनी के शोध ये बताते हैं कि पिछले 3 सालों में सरकारी सड़क परियोजनाओं में इस पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक उत्पाद का प्रयोग किया जा रहा है। तो अगर हम क्वेश्चन देखें
तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला वाला तो एकदम सही है, ठीक है, और तीसरा वाला भी एकदम सही है, ठीक। चौथा वाला तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो चौथा कहाँ पे है, चौथा यहाँ पे कट गया, चौथा हो गया हमारे यहाँ पे कट गया, ठीक है। पहला और तीसरा तो निश्चित रूप से शामिल है, हमारे उत्तर में होना चाहिए। तो पहला और तीसरा केवल यहीं पे दिया है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए, केवल 1, 2 और 3। तो कोल्ड डामर्स तकनीक भी यह पर्यावरण अनुकूल मानी जा रही है, और पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो भांति भांति के कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ाने में योगदान करता है, इसलिए ये तो नहीं होगा। तो उत्तर क्या है हमारा, 1, 2 और 3। तो ये हो गया हमारी व्याख्या। अब हम देख लेते हैं कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी वैक्सीन के प्रति आत्मविश्वास में वैक्सीन की प्रभावशीलता और सुरक्षा में उतना ही भरोसा करना शामिल है जितना कि उस प्रणाली में जिसके माध्यम से इसे वितरित किया जाता है। विस्तृत व्याख्या करें, 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा क्वेश्चन है, भारत द्वारा विश्वास के साथ समृद्धि करने और आगे बढ़े जाने हेतु आवश्यक है कि अल्पसंख्यकों के लिए भी उतने ही सुरक्षित वातावरण की स्थापना की जाए जितनी बहुसंख्यकों के प्रति की जाती है। हालिया इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विशेष विवाह अधिनियम पर निर्णय की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। तो ये दोनों क्वेश्चन आज की परिचर्चा के आधार पर आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के इस वीडियो के माध्यम से हमने चर्चा की द हिंदू के अधिक से अधिक तथ्यों और एडिटोरियल्स की। होपफुली आपको हमारे इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा। यदि आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।